गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु के वर्णन पढ़ा था। इस लेसन 2 का ह्यूमन सिस्टम का लास्ट पॉइंट आता है न्यूरॉन्स और अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम यहां पर सबसे पहले अध्ययन कर रहे हैं आज तंत्रिका कोशिका का, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन्स कहते हैं। देखिए, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स जो होती है, ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार से कोशिका प्रत्येक सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसी प्रकार से न्यूरॉन्स भी तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यह तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स जो होता है, ये आवेग जो होते हैं उनको या फिर सूचनाओं को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर का कार्य करती है, अर्थात परिवहन का कार्य करती है। यह तंत्रिका कोशिका शरीर के विभिन्न अंगों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को, प्राप्त होने वाले आवेगों को ले जाकर के CNS तक पहुंचाने का कार्य करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करती है। वहां से जो संदेश प्राप्त होते हैं उनको पुनः अंगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है इसके द्वारा। इसलिए तंत्रिका कोशिका जो होती है, इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ये तंत्रिका जो कोशिका होती है, न्यूरॉन्स जो होती हैं, अपने शरीर के प्रत्येक भाग में पाई जाती हैं। अपने शरीर का जो भी पार्ट्स होते हैं, अंग जो होते हैं, इन समस्त पार्ट्सों में ये तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारी त्वचा में निहित होती हैं। हमारे शरीर में जो भी कोई सूचना हमारे शरीर को प्राप्त होती हैं, उन समस्त सूचनाओं को ले जा करके CNS तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स का होता है। बात करें तंत्रिका कोशिका की संरचना की, तो देखिए चित्र मैं यहां पर बना रहा हूं इसके आपके लिए। इस तरीके से बालों में प्रवर्ध निकलते हैं इसमें, इस तरीके से बीच में एक केंद्रक होता है, इस तरीके से। ये पीछे का पार्ट्स इसका, पीछे का पार्ट्स होता है इसका। ये इस तरीके से निकलती हैं इसमें तंत्रिकाक्ष। इस तरीके से इस पर इस तरीके से उभार पाए जाते हैं। मैंने थोड़ा सा आपकी किताब थोड़ा अलग चित्र बनाया है समझाने की दृष्टि से, ताकि आपको इस तरीके से समझ में आ जाए। इस तरीके से होता है। इनको कहते हैं ध्रुमाक्ष, ध्रुमाक्ष। इसको कहते हैं कोशिका काय, कोशिका काय। ये हो गया आपका केंद्रक, केंद्रक। ये आपके माइलिन आच्छद, किताब में दे नहीं रखा आपकी में इसमें, लेकिन माइलिन आच्छद कहते हैं इनको। बीच में जो गैप है इनको कहते हैं रेनवियर नोड, रेनवियर नोड।
और इन्हें कहते हैं तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष, इस पूरे सिरे को कहते हैं यहां से तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, तंत्रिकाक्ष। देखिए वर्णन की जहां तक बात करें तो तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका काय, कोशिका काय जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में साइटोन, सॉरी सेल बॉडी, सेल बॉडी कहते हैं, साइटोन भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट आता है द्रुमाक्ष जिसे इंग्लिश में डेंड्रॉन्स कहा जाता है, डेंड्रॉन। और लास्ट भाग होता है इसका तंत्रिकाक्ष जिसे इंग्लिश में एक्सोन कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है। देखिए तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं, कोशिका काय, द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष। कोशिका काय, द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला भाग आता है सेल बॉडी, कोशिका काय। देखिए इस भाग को अपन साइटोन भी कहते हैं। इस भाग में एक केंद्रक पाया जाता है, कुछ प्रारूपी कोशिकांग पाए जाते हैं एवं निसल कणिकाएं पाई जाती हैं, निसल कणिकाएं पाई जाती हैं, निसल ग्रेन्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। दूसरी बात आती है द्रुमाक्ष की। कोशिका काय से जो छोटे छोटे तंतु इधर उधर निकलते हैं, देखिए ये कोशिका काय वाला पार्ट्स है, इस जो छोटे छोटे तंतु जो साइडों में निकलते हैं, इन छोटे तंतुओं को द्रुमाक्ष या डेंड्रॉन्स कहा जाता है। कोशिका काय से जो छोटे छोटे तंतु निकलते हैं इन्हें कोशिका काय से जो छोटे छोटे तंतु निकलते हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं, द्रुमाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रुमाक्ष। ये जो तंतु होते हैं ये उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और उद्दीपनों को ग्रहण करके किसे देते हैं, कोशिका काय के लिए प्रदान करते हैं। विभिन्न स्थानों से उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके इनको किसके लिए प्रदान करते हैं, कोशिका काय के लिए प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है तंत्रिकाक्ष। कोशिका काय के पीछे की ओर जो लंबा सा प्रवर्ध निकला होता है, ये कोशिका काय, इस कोशिका काय से पीछे की ओर जो लंबा प्रवर्ध निकलता है, बेलनाकार जो प्रवर्ध होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन कहा जाता है। इस तंत्रिकाक्ष या एक्सोन पर उभार पाए जाते हैं, इस तरीके से वसा के उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को माइलिन आच्छद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइलिन आच्छद कहा जाता है। तो इनके बीच में जो खांचनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं इन्हें रेनवियर नोड कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको रेनवियर नोड कहते हैं। तंत्रिकाक्ष की जो प्रत्येक शाखा होती है, इस तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा पर स्थूल संरचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इन सिनेप्टिक नोब के अग्र सिरे पर अनेक सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिकाक्ष के प्रत्येक सिरे पर सिनेप्टिक नोब पाए जाते हैं। इन सिनेप्टिक नोब पर आगे की तरफ सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती हैं और इन सिनेप्टिक पुटिकाओं के स्थान पर ही, इसी स्थान पर एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन्स जो होते हैं वो दूसरी तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष से जाकर के मिलते हैं। और जिस स्थान पर ये एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से मिलती है, अर्थात जिस स्थान पर एक तंत्रिका कोशिका के ये सिनेप्टिक पुटिकाएं दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन्स से मिली होती हैं, उस स्थान को संधि स्थल कहा जाता है। क्या कहते हैं, संधि स्थल कहा जाता है, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है, जैसे एक तंत्रिका कोशिका ये होती है, ऐसी हमारे शरीर में असंख्य तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। और ये तंत्रिका कोशिकाएं एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी होती है। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका का चित्र बना रखा है। अब ये तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी होती है। अब किस स्थान पर जुड़ी होती है, देखिए ये जो एक्सोन, ये जो निकले हुए हैं बालनुमा प्रवर्ध, इन स्थानों पर तंत्रिका कोशिका जुड़ी होती है इस तरीके से। इस तरीके से होती है तंत्रिका कोशिका। तो ये जो डेंड्रॉन्स निकलते हैं दूसरी तंत्रिका कोशिका के, ये इन स्थानों पर इस तरीके से जुड़े होते हैं।
अभी जिस स्थान पर जुड़ते हैं आपस में एक दूसरे से, इन स्थानों को संधि स्थल या सिनेप्स कहते हैं। ऐसे ही एक तंत्रिका कोशिका आगे पाई जाती है जो इस स्थान पर जुड़ी होती है। तो ऐसे एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से इस तरीके से जुड़ती है और ये एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं को अवयवों का संचरण करती है। उसी प्रकार से सूचना एकत्रित होकर कहां पहुंचती हैं, हमारे मस्तिष्क तक या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती हैं, सीएनएस तक पहुंचती हैं। अब मैंने आपके लिए कल की कक्षा में दो चीज बताई थी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो मानव मस्तिष्क होता है और एक होता है मेरुरज्जु, जो दोनों मिलकर के सीएनएस का कार्य करते हैं। इनमें जो आवेगों का संचरण होता है वो विद्युत रासायनिक आवेग के द्वारा होता है। जब ये संचरण एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका में जाते हैं तो आगे चल करके ये आवेग कुछ हल्के पड़ जाते हैं, इनकी गति कुछ हल्की पड़ जाती है। अब इनको आवेगों की गति को बढ़ाने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ पाए जाते हैं जो इन आवेगों की गति को बढ़ाते हैं, जिससे ये आवेग आसानी से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाते हैं। वहां पर जो सीएनएस के द्वारा निर्णय लिया जाता है उस निर्णय को वापस शरीर के अंगों तक लाने कार्य करते हैं। तो यह था आपका तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन्स की संरचना और उसका वर्णन। लास्ट पॉइंट आता है इस पाठ का, अंतःस्रावी कोशिकाएं। अच्छा पॉइंट है, सरल है, पढ़ा होगा आपने पिछली कक्षाओं में। अंतःस्रावी तंत्र, वैसे मैं आपके हल्का सा कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम्स अंतःस्रावी तंत्र, देखिए अंतःस्रावी तंत्र, एक बात मैं आपके लिए बता दूं कि एक तो होता है तंत्रिका तंत्र जो शरीर के समस्त अंगों और तंत्रों में समन्वय स्थापित करता है और समन्वय स्थापित कर करके वे आसानी से क्रिया कर पाते हैं, अपना कार्य कर पाते हैं। सेम उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करे, समस्त अंग और तंत्र अच्छी तरीके से कार्य कर पाए, तो उनकी सपोर्ट के लिए दूसरा तंत्र पाया जाता है, वो होता है अंतःस्रावी तंत्र, जिसके कारण अंग और तंत्र अच्छे तरीके से समन्वय स्थापित कर पाते हैं, अच्छा कार्य कर पाते हैं। क्योंकि इन अंतःस्रावी तंत्र में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, भाई अंतःस्रावी तंत्र में क्या पाई जाएंगी, अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाएंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाएंगी, अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा अनेक प्रकार के हार्मोनों का स्राव किया जाता है, हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं अपना अलग अलग कार्य करते हैं, फंक्शन होते हैं इनके अलग अलग, जिससे हमारे शरीर की अनेक प्रकार की क्रियाएं संचालित होती हैं। अब बात यह आती है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, किसे कहते हैं? ऐसी ग्रंथियां जो अपने रसायनों को, अपने स्रावों को, अपने हार्मोन्सों को बिना नलिका की सहायता से सीधे ही रुधिर में प्रवाहित कर देती हैं, उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। भाई अधिकांश जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं, रसायनों का स्राव करती हैं, कोई रस का स्राव करती हैं, कोई स्राव जो निकालती हैं, वे नली की सहायता से जाकर कहीं जाकर इकट्ठा होते हैं। लेकिन अंतःस्रावी तंत्र में ऐसा नहीं होता है। अंतःस्रावी तंत्र में जो भी ग्रंथियां होती हैं वो समस्त ग्रंथियां अपने रसायनों को, अपने स्रावों को, अपने हार्मोन्सों को सीधे ही रुधिर में छोड़ देती हैं। उनको लाने ले जाने कार्य कौन करता है, रुधिर करता है। नो ट्यूब्स, कोई नलिका नहीं पाई जाती हैं और इसी कारण अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है, नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। दोबारा सुने, अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्सों को, अपने रसायनों को, अपने स्रावों को बिना नलिका की सहायता से सीधे ही
रुधिर में छोड़ देती हैं उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। अब प्रश्न यह बन जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहा जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके रसायनों को हार्मोन्सों के स्राव के लिए, उनको किसी स्थान तक पहुंचाने के लिए कोई नलिका की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अपने रसायनों को, अपने स्रावों को सीधे रुधिर में छोड़ देती हैं। इसलिए इनको कहते हैं नलिका विहीन, जिनमें कोई नलिका नहीं होती है। ऐसी ग्रंथियां कौन सी हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब हमारे शरीर में अनेक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। मैं आपके नाम बता रहा हूं कुछ के, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, वृषण, अंडाशय, एड्रिनल ग्रंथि, जैसे अपन अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, तो ये कैसी ग्रंथि है? सबकी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अपन एक एक का वर्ण यहां पर पढ़ेंगे, उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम पढ़ेंगे और उनके कार्य का भी यहां पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो ग्रंथि आती है अपनी इसमें, वो आती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यहां से पेपर में प्रश्न पुटअप होते हैं किसी भी ग्रंथि से कि किस ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, क्या उसका कार्य होता है। एक एक को आप ध्यान से देख चलें। पहली है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। देखिए, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, अग्र मस्तिष्क, मैंने आपने कल मस्तिष्क के 3 भाग पढ़ाए थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, इसकी मैंने आपको स्थिति बताई थी, अग्र मस्तिष्क के डायनसेफ्रॉन भाग के पास पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के डायनसेफ्रॉन भाग के पास पाई जाती है। इसका मुख्य रूप से जो कार्य होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका मुख्य कार्य होता है कि पीयूष ग्रंथि पर अपना नियंत्रण रखना। पीयूष ग्रंथि पर अपना नियंत्रण रखने का कार्य किसका होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि का होता है। अब आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और इस पीयूष ग्रंथि पर भी कौन नियंत्रण कर रही है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हेड मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब इसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है मोचक हार्मोन्स और एक होता है निरोधी हार्मोन्स। 2 हार्मोन्स स्रावित होते हैं इससे। एक स्रावित होता है मोचक हार्मोन्स, मोचक हार्मोन, और दूसरा निकलता है निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन्स। बात आती है कि मोचक जो हार्मोन्स होता है ये क्या कार्य करता है, निरोधी हार्मोन्स क्या कार्य करता है। अभी बताया मैंने आपके लिए कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखती है। तो मोचक हार्मोन्स क्या कार्य करता है? मोचक हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि को हार्मोन्स स्रावित के लिए प्रेरित करता है। मोचक हार्मोन्स क्या कार्य करता है? पीयूष ग्रंथि को हार्मोन्स स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है कि भाई आप हार्मोन्स का स्राव कीजिए, निर्माण कीजिए। जबकि निरोधी हार्मोन्स इसके विपरीत हार्मोन्स निर्माण को रोकता है। हार्मोन्स निर्माण को रोकता है, जिससे क्या होता है कि ना तो ज्यादा हार्मोन्स का स्राव होता है और ना ही कम हार्मोन्स का स्राव होता है। तो एक हार्मोन्स निर्माण के लिए प्रेरित करता है पीयूष ग्रंथि को, एक हार्मोन्स निर्माण को रोकता है, जिससे पीयूष ग्रंथि का समन्वय बना रहता है। तो ध्यान रखें, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, मोचक हार्मोन्स और निरोधी हार्मोन्स। चलिए, दूसरा हार्मोन, दूसरी ग्रंथि आती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मानव मस्तिष्क के अधर तल में पाई जाती है। मानव मस्तिष्क के अधर तल में पाई जाती है। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। कैसा आकार होता है? मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। यह ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क में नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नजदीक पाई जाती है और यह 2 भागों में व्यक्त होती है।
अब दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। दो भाग होते हैं इसके, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अर्थात एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं अग्रपीयूष, और इसे कहते हैं पश्चपीयूष। एक होता है अग्रपीयूष और एक कहते हैं अपन पश्चपीयूष। इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब प्रश्न यह आता है इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि पीयूष ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है, इसलिए इसको अपन मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब बात आती है कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्सों का स्राव होता है। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा अनेक प्रकार के वृद्धि हार्मोन्सों का स्राव होता है। वृद्धि हार्मोन जैसे कि सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन आदि। टीएसएच कहते हैं थायराइड प्रेरित हार्मोन, फुल फॉर्म है इसकी थायराइड प्रेरित हार्मोन। थायराइड प्रेरित हार्मोन, इंग्लिश में कहें तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा अनेक हार्मोन्सों का स्राव किया जाता है, जैसे कि वृद्धि हार्मोन सोमेट्रोपिन, टीएसएच, थायराइड प्रेरित हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन आदि हार्मोन्सों का स्राव किया जाता है। इन सभी हार्मोन्सों को पिट्यूटराइन्स हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिट्यूटराइन्स हार्मोन्स कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन्स का अधिक स्राव होने पर, पीयूष ग्रंथि का अधिक स्राव होने पर, जब पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स का अधिक स्राव होता है तो व्यक्ति की लंबाई अधिक हो जाती है, जबकि वृद्धि हार्मोन्सों का स्राव कम होने पर व्यक्ति बौना रह जाता है। यह बात थी अपनी पीयूष ग्रंथि की। तीसरी ग्रंथि आती है आपकी पिनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है पिनियल ग्रंथि। देखिए, पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। इसके द्वारा एक हार्मोन्स का स्राव होता है और उस हार्मोन्स का नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। इसके द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। अब इस मेलेटोनिन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? देखिए, मेलेटोनिन हार्मोन्स का एक मुख्य कार्य होता है कि दैनिक जीवन में हमारी एक प्रमुख क्रियाकलाप है रात्रि के समय सोना और दिन के समय जगना। तो दैनिक लयबद्ध जो कार्य होता है सोने और जगने का, उस पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? मेलेटोनिन हार्मोन्स करता है। कहां स्रावित होता है? पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। मुख्य रूप से हमारे शरीर जो दैनिक लय का जो कार्य होता है सोने जगने का, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य किसके द्वारा होता है? मेलेटोनिन हार्मोन्स के द्वारा होता है। कहां स्रावित होता है? पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पिनियल ग्रंथि के बाद अगली ग्रंथि आती है इसमें थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, देखिए, थायराइड जो ग्रंथि होती है हमारी श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है।
कहां पाई जाती है? श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति होता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक अहम हार्मोन्स का स्राव होता है और उस हार्मोन्स को अपन कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स आयोडीन निर्माण में मदद करता है, हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति करता है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। जब यदि हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो इसकी कमी होने पर हमारे शरीर में गलगंड या घेंगा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। गलगंड या घेंगा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। कब होता है? जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। साथ में ही यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं में भी सहायता करता है। जो हमारे शरीर की उपापचय क्रिया होती हैं उन उपापचय क्रियाओं में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में, प्रोटीन के संश्लेषण में भी इसकी अहम भूमिका होती है। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। अंग्रेजी अक्षर एच का आकार होता है इसका। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का इसका निर्माण होता है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स आरबीसी का निर्माण करता है, आयोडीन की पूर्ति बनाए रखता है। इसकी कमी होने पर मानव के गलगंड या घेंगा नामक रोग हो जाता है, जिससे गला फूल करके लटक जाता है। साथ में ही यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संश्लेषण करके शरीर में उपापचय क्रियाओं की दर को बनाए रखता है। नेक्स्ट ग्रंथि आती है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि देखिए, यह ग्रंथि जो होती है थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। कहां पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। इसके द्वारा एक हार्मोन्स का स्राव होता है। उस हार्मोन्स का नाम है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन पैराथार्मोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है और इसका मुख्य कार्य होता है हमारे रुधिर में कैल्शियम व फॉस्फेट के स्तर को बनाए रखना। हमारे रुधिर में कैल्शियम और फॉस्फेट का जो स्तर होता है उसको बनाए रखने का कार्य कौन करता है? पैराथार्मोन हार्मोन्स करता है। जब हमारे शरीर में इस पैराथार्मोन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में एक रोग पैदा हो जाता है जिसे अपन कहते हैं टेटेनी रोग। कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है, टेटेनी रोग उत्पन्न हो जाता है। दोबारा देख लें, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन का स्राव होता है, रुधिर में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को बनाए रखता है। पैराथार्मोन हार्मोन्स की कमी होने पर हमारे शरीर में टेटेनी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ये थी आपकी पैराथायराइड ग्रंथि। अगली ग्रंथि आती है अग्नाशय ग्रंथि। अगली देखिए, अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि देखिए, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा दो मुख्य अहम हार्मोन्स का स्राव होता है। पहले हार्मोन्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अग्नाशय ग्रंथि दो तरीके से कार्य करती है। एक तो ये करती है बहिःस्रावी के रूप में और एक करती है अंतःस्रावी के रूप में। अंतःस्रावी के रूप में दोनों तरीके से कार्य करती है। अब आप ये सोच रहे हैं बहिःस्रावी क्या चीज आ गई इसमें? नो प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए आप अपनी पुरानी वीडियो पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, मानव पाचन तंत्र, मैंने आपके लिए वहां पर बताया था कि मानव में 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं।
कौन कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। शायद आपको याद आ चुकी होंगी यदि आपने वीडियो देखी होगी तो। कौन कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो वहां पर अग्नाशय जो ग्रंथि थी वो अग्नाशय ग्रंथि बहिःस्रावी के तौर पर कार्य कर रही थी और बहिःस्रावी के तौर पर इसने वहां पर पाचक रस का स्राव किया था, पाचक रस का स्राव किया था, जिससे भोजन का पाचन होता था। लेकिन यहां पर अपन बात कर रहे हैं अंतःस्रावी के रूप में, तो यहां अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी के रूप में दो हार्मोन्स का स्राव करती है। एक तो होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन हार्मोन्स और एक होता है ग्लूकागोन हार्मोन। देखिए पेपर में प्रश्न आ जाता है कई बार कि अग्नाशय ग्रंथि को बहिःस्रावी व अंतःस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि क्यों कहा जाता है? यह अंतःस्रावी अग्नाशय ग्रंथि बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर कार्य कैसे करती है? तो बहिःस्रावी रूप में पाचक रस का स्राव कर जिससे भोजन का पाचन होता है, और अंतःस्रावी रूप में दो हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स। एक बात और बता दूं मैं आपके लिए कि अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस दीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस दीप समूह पाए जाते हैं। इन लैंगरहैंस दीप समूह में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती हैं अल्फा कोशिकाएं, एक होती हैं बीटा कोशिकाएं। एक होती हैं अल्फा कोशिकाएं, एक होती हैं बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है और बीटा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन्स का स्राव होता है। अच्छा पॉइंट है, ध्यान सुने। अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस दीप समूह पाए जाते हैं। ये लैंगरहैंस दीप समूह में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन्स का स्राव होता है। अब बात यह आती है कि हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं। देखिए ये जो हार्मोन्स होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित बनाए रखते हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित बनाए रखते हैं, रक्त में शर्करा की मात्रा को निश्चित बनाए रखते हैं। कई बार इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, और इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होने के कारण हमारा जो रक्त होता है उस रक्त में तथा मूत्र में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मूत्र के साथ शर्करा बाहर आने लग जाती है और हमारे शरीर में रोग हो जाता है मधुमेह। मधुमेह जिसे अपन डायबिटीज भी कहते हैं, मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग कहते हैं। अगला ग्रंथि आती है अधिवृक्क ग्रंथि। अगली ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, इस ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। यह ग्रंथि वृक्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। जो वृक्क होते हैं उन वृक्कों के ऊपरी भाग में पाई जाती है। इन अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन्सों का स्राव किया जाता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन एक होता है एपिनेफ्रिन और एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को एड्रिनलिन कहा जाता है, एड्रिनलिन हार्मोन्स, इसको कहते हैं नॉर एड्रिनलिन।
नॉर एड्रिनलिन हार्मोन्स। ये जो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या फिर एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन, ये हार्मोन्स जो होते हैं हमें आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षित रखते हैं। इमरजेंसी जो केस होते हैं, आपातकालीन परिस्थिति, उन आपातकालीन परिस्थितियों में हमें सुरक्षित रखने का कार्य कौन करते हैं? ये हार्मोन्स करते हैं। आपातकालीन स्थितियां आने पर ये हार्मोन्स अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं और स्रावित होकर के हमारी सहायता करते हैं। जैसे कि आपातकालीन स्थितियां, किसी स्थान से होकर गुजरना और आगे से शेर का आ जाना, हम घबरा जाते हैं, उस समय क्या करना चाहिए? उस समय कौन स्रावित होते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि सक्रिय होती है और ये हार्मोन स्रावित करते हैं। हमारी श्वसनदर, पुतलियों का फैलाव, हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन, इन सबको नियंत्रित करने कार्य कौन करते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स करते हैं। इन हार्मोन्सों को आपातकालीन हार्मोन्स भी कहा जाता है। छोटी कक्षाओं में एक नाम और दिया गया था इनके लिए, करो या मरो का हार्मोन्स। क्योंकि जब भी कोई आपातकालीन स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है, कोई केस ऐसा हमारे सामने आता है, तो उस समय ये हार्मोन्स हमारी रक्षा करते हैं, ये हार्मोन्स हमारे लिए कोई सुझाव देते हैं। इसलिए इन हार्मोन्सों को आपातकालीन हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट ग्रंथि आती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि देखिए, थाइमस ग्रंथि हृदय और महाधमनी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। हृदय तथा महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। इस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थाइमोसिन नामक पेप्टाइड्स हार्मोन्स का स्राव होता है। थाइमोसिन नामक हार्मोन्स निकलता है। यह ग्रंथि बच्चों में अधिक विकसित होती है। किन में पाई जाती है? अधिकतर बच्चों में अधिक विकसित होती है। और ये हार्मोन्स जो होते हैं, ये हार्मोन्स इन बच्चों को यौवन आरंभ के लिए प्रेरित करते हैं। और जब यौवन आरंभ चालू होता है तो ये ग्रंथि सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। नेक्स्ट आता है 9वां वृषण और 10वां आता है अंडाशय। दो ग्रंथियां हैं। इन दोनों ग्रंथियों का अध्ययन मैं आपके लिए करा चुका हूं वैसे, मानव नरजनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए, वृषण कोष में पाए जाते हैं। इन वृषणों के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव कहता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। यह हार्मोन्स नर में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों के विकास में इसकी अहम भूमिका होती है। साथ में ही शुक्राणु के निर्माण को भी प्रेरित करता है। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों को उत्तरदायी होता है, साथ में ही शुक्राणुओं के निर्माण के लिए भी प्रेरित करता है। बात करें अंडाशय की, मादा जनन तंत्र में अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं, ये मादा में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास जैसे त्वचा का कोमल होना, आवाज का महीन होना, जो जननांगी क्षेत्र होते हैं, कांख और जंगा वाला जो क्षेत्र होता है, बालों का होना, स्तनों का विकास होना, ये सब मादा के द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। इनका विकास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के माध्यम से होता है। साथ में ही अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करने का कार्य भी किस द्वारा होता है? इस द्वारा किया जाता है। अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। मासिक चक्र पर नियंत्रण करना, जो मंथली साइकिल होता है उस पर भी नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? ये हार्मोन्स करते हैं। आपका लेसन 2 खत्म यहीं पर। नेक्स्ट चैप्टर
अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।